स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एपी चैप्टर को समाप्त किया था। आज एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को देखेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसको बोला जाता है। तो इस पे मेन फॉर्मूला आता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डिविडेंड को भाज्य कहते हैं, डिवाइजर को भाजक और कोसेंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल कहा जाता है हिंदी में। या फिर आप इस तरह भी समझ लीजिए, अगर 3 से 25 को डिवाइड देंगे तो जो यहाँ पे आता है उसको कोसेंट या भागफल कहते हैं। जिसको डिवाइड दे रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर या शेषफल कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आर जो होता है हमेशा या तो आर 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है, या डिवाइजर से हमेशा लेस होगा। अब यहाँ पूर्णांक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। पूर्णांक दो तरह का पूर्णांक पहले होता है क्या, इंटीजर नंबर। क्या होता है +-1 +-2, यानी जो भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। अब इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। एक उदाहरण से हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। जैसे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग पहले पहले पढ़े हैं। एचसीएफ निकालना तो बहुत सारा मेथड पढ़े हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 20 और 8 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से कटेगा, और 8 का तोड़ेंगे तो 1 2 4 और 8 से ये जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म भी वही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर डिवीजन मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन मेथड से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे मेनली इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। या बुक में आपको देखने को मिलेगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज बुक में देखने को मिलेगा। यहाँ डिविडेंड और डिवाइजर सेम DDR है, इसलिए ए और इसको बी मान लिया गया है। बी यहाँ पे डिवाइजर है और ए है यहाँ पे डिविडेंड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस पे ये दोनों में देखा जाता है, ये दोनों में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। तो बड़ा जो रहता है उसको हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, यानी डिविडेंड लेते हैं, और जो छोटा होता है वो डिवाइजर लेते हैं। तो इसके जब तक आर जब तक 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता, तब तक इसको हम लोग प्रोसेस को आगे करते रहेंगे। तो यहाँ कोसेंट का वैल्यू क्या रखें कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 रखते हैं, इक्वल तो होगा नहीं, तो 2 रखते हैं। 8 2 जा क्या हो गया, 16 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 20 में से 16 गया, 4 बचा, तो रिमाइंडर 4 प्लस कर दिए। तो यहाँ पे आर क्या आया, आर इक्वल टू 4 आ गया, आर नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इस प्रोसेस को और आगे तक लगेंगे। तो आगे तक लगेंगे तो इस पे अब डिविडेंड और डिवाइजर चेंज हो जाएगा, ए और बी
चेंज हो जाएगा। ए मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो इक्वल आ गया 8, रिमाइंडर क्या बच गया 0। 0 आ गया तो इस प्रोसेस को आगे नहीं करेंगे। ये मेरा हो गया अंतिम स्टेप। तो अंतिम स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही उसका एचसीएफ होगा, वही उसका एचसीएफ होगा, यानी डिवाइजर इक्वल टू एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना हो गया इसका, डिवाइजर क्या हो गया, ये डिवाइजर, यानी डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी बी जो होगा वही इसका एचसीएफ हो गया, यानी 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। 2 नंबर का क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। और 3 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो 1 नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी लिख दिए हैं फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बुक में मिलता है, तो इसी को हम उपयोग करते हैं। तो बड़ा इस पे क्या है 225, तो इसको डिविडेंड लेते हैं, और डिवाइजर 135, तो इसको क्या चीज से इंटू करें कि इसके इक्वल आ जाए। तो इक्वल तो आएगा नहीं, तो इससे कम ही रखते हैं, तो 1 से इंटू करेंगे तो 135, 225 में 135 गया तो 90 बचा, यानी रिमाइंडर मेरा बच गया 90। यानी यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 आया, तो स्टेप आगे जाएगा। अब ये मेरा क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा और 90 डिवाइजर हो जाएगा। तो इसको डिविडेंड रख दिया और ये डिवाइजर, तो 90 को क्या चीज से इंटू करें कि 135 होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो 1 से इंटू करते हैं तो इससे कम ही रहेगा। तो 90 इंटू 1 90 होगा, 90 135 में गया तो 45 बचा। तो यहाँ भी r का वैल्यू 45 आया, तो r नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ये स्टेप और आगे जाएगा। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर, यानी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 क्या हो गया 90, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0 आ गया, तो r इक्वल टू 0 आ गया, यानी यही मेरा अब अंतिम स्टेप हो गया। तो अंतिम स्टेप का डिवाइजर इक्वल टू 45 है, डिवाइजर कितना है 45, यानी b इक्वल टू एचसीएफ, वही मेरा एचसीएफ होगा। अतः एचसीएफ 45, यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ 135 और 225 का कितना हो गया 45। उसी तरह इसका 2 नंबर भी देखते हैं, 196 और 38,220, उस पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे बड़ा वाला को हम लोग डिविडेंड लेते हैं और 196 छोटा वाला डिवाइजर हो जाएगा। तो इसको क्या चीज से इंटू करें कि इसके इक्वल या इससे छोटा रहे, तो 195 से इंटू करेंगे, तो 195 से इंटू करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ये फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। तो r इक्वल टू 0 आ गया, तो यही लास्ट स्टेप मेरा होगा। तो डिवाइजर जो होगा वही एचसीएफ होगा। डिवाइजर कितना है 196, तो एचसीएफ 196, यानी कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 का कितना हो जाए 196 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, यानी विषम मतलब क्या हो गया ऑड इंटीजर का बात कर रहा है। तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमको ये दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, मान लिया हम उसको, जहां b इक्वल टू कितना हो गया 6, क्योंकि b का यहाँ वैल्यू दे दिया गया, सब जगह देखिए 6 है ना, b का वैल्यू 6 है, 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, यहाँ दे ही दिया गया। ये किस फॉर्म में है, ये bq प्लस r के फॉर्म में है,
तो रिमाइंडर कितना तक हो सकता है, 5 तक। तो 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। यानी जो बी रहता है उससे 1 कम होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, डिवाइजर। और डिवाइजर अगर 6 ही ले लेंगे अगर रिमाइंडर, तो 6 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0 तो ले ही चुके हैं, तो उससे एक कम लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5 हो गया मेरा रिमाइंडर। जहां हम बता चुके हैं 0 से हमेशा ग्रेटर होगा रिमाइंडर, या उससे इक्वल होगा, या फिर डिवाइजर से वो हमेशा छोटा होगा। इसलिए बी जो डिवाइजर 6 है उससे हम छोटा रिमाइंडर 5 तक लिए। बी यहाँ लिख दिए, बी इक्वल टू डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ बताए थे हम 6 से ए को विभाजित करने पर, तो 6 को ए से विभाजित कर रहे हैं, तो 6 इंटू क्यू 6Q हो गया। यहाँ रिमाइंडर आर ले लेते हैं, हमको तो पता नहीं है ए क्या है, तो इस टर्म में हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड मेरा कितना है, ए है, ये पुट कर दिए। डिवाइजर कितना है, 6 है, और कोसेंट कितना है, क्यू है, तो 6 इंटू क्यू, तो 6Q, और रिमाइंडर प्लस होता है, प्लस आर कर दिए। अब यहाँ पे हम आर का वैल्यू पुट करते हैं, 0 से लेकर 5 तक आर का वैल्यू दिया है, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस आर, ये फॉर्मूला से आ गया मेरा। तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 0 पहले रखते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 6Q लिख सकते हैं। इस पे देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, 3Q बच गया तब। अब या फिर हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6Q प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक हम लिख सकते हैं। आर का वैल्यू पुट कर रहे हैं अलग अलग। फिर या क्या लिख सकते हैं, 6Q प्लस 2, आर का वैल्यू 2 रखें। अब क्या लिख सकते हैं, 6Q प्लस 3, आर का वैल्यू 3 रखें। अब क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 6Q प्लस 4, आर का वैल्यू 4 रखें। हम आर 5 तक लिए हैं, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 5, इतना हम लिख सकते हैं। अब इस पे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, तो 3Q प्लस 1 आया। इस पे भी कुछ कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 3Q प्लस 2। तो ये तो 2 कॉमन आ रहा है, यानी ये डिविजिबल है। ये तीनों क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। यानी डिविजिबल अगर है तो ये तो विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। विषम पूर्णांक किसी से भी विभाज्य नहीं होता है। अतः कौन कौन सा हो जाएगा मेरा, 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक हो जाएगा, 6Q प्लस 3 विषम पूर्णांक हो जाएगा, और 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक हो जाएगा। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। इस तरह से यह सिद्ध होता है। या फिर इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लिए दूसरा तरीका से। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आते जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट विषम पूर्णांक को ही ले लिए, उससे हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो 6 को 1 से डिवाइड देंगे तो 0 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर 3। 6 को 5 से डिवाइड देंगे तो 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर 5 बच गया। अब 7 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, संख्या लिए हैं तो उसी को ले रहे हैं एक एक करके। 6 को 7 से डिवाइड देंगे, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 9 लेंगे, 6 को 9 से डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 11 लेंगे, 6 को 11 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। उसी तरह 13 को देंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 15 को देंगे, रिमाइंडर 3। 17 को देंगे, रिमाइंडर 5 बचेगा। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं, ए क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर दिए। बी क्या होता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर कितना है, 6 है, 6 लिख दिए। इंटू क्यू, कोसेंट कितना है, 0, तो इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 1 है, पुट कर दिए। उसी तरह इस पे भी कितना आया, 7 है डिविडेंड, और डिवाइजर 6 को यहाँ पे कोसेंट है 1 प्लस 1। उसी प्रकार
इससे लेते हैं तो ये आता है, इससे लेते हैं तो ये आ जा रहा है मेरा, इससे ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है, इसी प्रकार हम लेते हैं तो ये आते जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि सब में जो है क्या आ रहा है कि अगर इसको 0, 1, 2 ये तो वेरिएबल है, बदल रहा है, तो इसको अगर हम q मान लें तो ये क्या आ जा रहा है 6q + 1, ये भी 6q + 1, ये भी 6q + 1 के टर्म में आ रहा है। इसको अगर ये भी वेरिएबल है, ये भी बदल रहा है, तो इसको भी हम q मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6q + 3, 6q + 3, 6q + 3। और इस पे अगर देखें तो इस पे भी बदल दें, यहाँ q रख दें तो क्या आ जाए 6q + 5, 6q + 5, 6q + 5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का रूप में ही विषम पूर्णांक के रूप में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यानी आर्मी बैंड का संख्या कितना है 32 है, और आर्मी का संख्या कितना है 616 है। तो आवर्तों की संख्या सेम दे दिया गया है, यानी इधर ये जितना है मतलब उतना ही आर्मी वाला और बैंड वाला दोनों की आवर्तों की संख्या सेम है। तो स्तंभों की संख्या हम एक का x मान लेते हैं, एक का y, और आवर्त का संख्या को क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं। दोनों के आवर्तों की कुल संख्या कितना मान लेते हैं r मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर 32 को अगर हम लिखना चाहें तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा r × x, क्योंकि रो और कॉलम में ही टूटेगा वो, और 616 को भी सजाना हमको किस पे रो और कॉलम में। तो ये दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है r मिल रहा है। तो r जो कॉमन मिल रहा है यही मेरा हाईएस्ट कॉमन है दोनों में, तो इसी को हम क्या कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही r क्या हो गया मेरा SCF हो गया। यानी ये भी कह सकते हैं 616 और 32 का SCF अगर हम निकाल दें तो मेरा इसका संख्या निकल जाएगा। तो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं a = bq + r। तो जो मैक्सिमम वाला है उसको पहले लिखते हैं, और ये डिवाइजर ये डिविडेंड के रूप में लिखाएगा, ये डिवाइजर के रूप में लिखाएगा, और इसको 19 से इंटू करते हैं तो रिमाइंडर 8 बच जाता है। यानी यहाँ r ≠ 0 आया। तो ये स्टेप और जाएगा, यानी 32। अब ये डिवाइजर क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, और ये रिमाइंडर कोसेंट बन जाए डिवाइजर बन जाएगा। तो डिवाइजर को 4 से इंटू करेंगे तो 32 आ जा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी r = 0 हो गया। तो यही मेरा अंतिम स्टेप हो गया। तो अंतिम स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही उसका SCF होता है। तो डिवाइजर कितना है 8 है, तो SCF = कितना हो जाए 8। यानी हम कह सकते हैं SCF ऑफ 616 और 32 का कितना हो जाएगा 8। या फिर हम कह सकते हैं अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है 8 हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 3। b = 3 कहने का मतलब ये b है, क्योंकि यही b q + r के रूप में लिखाता है। तो b कितना हो गया 3 हो गया, 3 होगा। और जब हम 3 से a को विभाजित करते हैं जो शेषफल r क्रमशः कितना हो जाएगा, शेषफल क्या क्या
पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बी यानी डिवाइजर मेरा यहाँ पे 3 है, तो 3 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 से फिर से 3 को डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 0 तो यहाँ ले चुके हैं, तो उससे एक कम लेते हैं, कितना 2 तक लेंगे तो 1 2। तो ये 4 रिमाइंडर मेरा पॉसिबल है। और यहाँ पहले हम बता चुके हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से ग्रेटर या 0 का इक्वल होगा या डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। यहाँ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 3 से a को डिवाइड देते हैं, यहाँ लिखे हैं 3 से a को विभाजित करने पर। तो 3 से a को विभाजित करेंगे तो q मान लेते हैं, q बार में वो आ रहा है, तो 3q और नीचे रिमाइंडर r आ रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला से हमको क्या मिल जा रहा है, डिविडेंड a और डिवाइजर 3 कोसेंट q प्लस r। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः a इक्वल टू, यहाँ रिमाइंडर मेरा जो रिमाइंडर था 0 1 और 2 था, तो पहले 0 पुट करते हैं, 3q प्लस 0 पुट किए यानी 3q का फॉर्म में आ गया, या हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1 पुट किए, या हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हम पुट कर दिए। तो जहाँ q एक कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, q कोई भी पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ क्या बोल रहा है, वर्ग निकालने। तो अब पूर्णांकों का वर्ग करने पर तो मेरा 3 पूर्णांक यहाँ पे आया, तो a स्क्वायर इक्वल टू पहला 3q आया था, 3q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q को हम, अच्छा इसको 3q को हम m मान लेते हैं, तो 3m हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आएगा। तो ये दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 बच गया, तो प्लस 1 बच गया। तो इतना इक्वल टू हम m ले लेते हैं। m कोई भी एक क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि q को एक पूर्णांक है, q का वैल्यू कुछ रखेंगे तो उसका कुछ एक संख्या आएगा जिसको हम m मान लिए, तो इसलिए उसके जगह हम m पुट कर रहे हैं, तो यानी 3m प्लस 1 आया। फिर तीसरा मेरा क्या आया था, 3q प्लस 1, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इतना और इतना में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर आ जाएगा, इस पे से क्या बच गया, 3q स्क्वायर बच गया, 3 कॉमन लिए तो इस पे से 4q बच गया, 3 कॉमन लिए तो, और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, और ये प्लस 1 था इसको बाहर ले आए, तो इतना इक्वल टू m हो गया, तो 3m प्लस 1। तो जो भी ले रहे हैं तो ये 3m, उसके बाद क्या आ रहा है 3m प्लस 1, फिर से 3m प्लस 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर करेंगे तो वो 2 ही टर्म में आएगा, क्या क्या, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां वर्ग बोला गया था, यहाँ घन बोला गया है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो उसी तरह मान लेते हैं, इस पे भी माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ 9 है, तो 9 अगर लेंगे तो r का 9 गो संख्या आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। उससे भी लेके बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। तो इसका डिविजिबल 3 से है, इसलिए 3 ही b का वैल्यू ले रहे हैं। तो जब हम 3 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा मेरा, 0 1 और 2 पॉसिबल है, जहां r जो है ग्रेटर है 0 से या इक्वल भी हो सकता है, और b डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा r क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा शेषफल।
तो फॉर्मूला लगाते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम ऊपर में ही लिख दिए थे 3 से a को विभाजित करने पर, यानी 3 डिवाइड a, तो q से देते हैं तो 3q, रिमाइंडर मेरा r बच जाता है। तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो a इक्वल टू 3q प्लस r आता है। अब यहाँ से मेरा रिमाइंडर 0 था, 1 था, 2 था, तो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। 3q प्लस r का वैल्यू 0 रखे तो 3q आ गया। 3q प्लस r का वैल्यू 1 रखे, फिर 3q प्लस r का वैल्यू 2 रखे, जहाँ q एक क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का घन करने पर, वहाँ वर्ग कर रहे थे, यहाँ पे घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, 3q का क्यूब यानी 27q क्यूब हो जाएगा। 9 कॉमन ले लिए, 3q का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम q का कोई भी मान रखेंगे तो एक डिजिट आएगा, जिसको हम m मान लेते हैं। तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब इक्वल टू हो गया अब 3q प्लस 1 का क्यूब यानी 27q का क्यूब, b क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। फिर क्या होता है 3a स्क्वायर b होता है, तो करने पर क्या आया 27 यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27 q, और 3 a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए 1 और 3 से इंटू करें 3 और 3 फॉर्मूला से आता है तो 9q, इतना आ गया। अब इस सब में से कॉमन लेते हैं, तो 1 को इधर छोड़ देते हैं और बाकी सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो इससे कितना बच गया 3q का क्यूब बच गया। इससे कॉमन लेते हैं तो 3q का स्क्वायर, और इससे कॉमन लेते हैं 9 तो सिर्फ q बचा, और ये प्लस 1। तो इतना इक्वल टू हम m ले लेते हैं, क्योंकि q का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो एक डिजिट आएगा, तो उसको m ले लेते हैं तो 9m प्लस 1 आएगा। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर पुट करते हैं तो ये आ जाता है फॉर्मूला अभी बताए। तो इस पे कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और ये 8 बच गया। अब इसको हम इतना इक्वल टू q का वैल्यू कुछ रखते हैं तो संख्या रखते हैं, तो वो कोई संख्या में वैल्यू आता है, जिसको हम m ले लेते हैं, तो 9m प्लस 1 का टर्म में आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर किस टर्म में वो आएगा, किस फॉर्म में आएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।